तो साथियों, आज की पॉलिटी क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संपत्ति का अधिकार। इसमें हम जानेंगे आज की वीडियो में कि संपत्ति का अधिकार क्या था और ये मौलिक अधिकार था, उसको वर्तमान में विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसके पीछे के क्या कारण थे और कब बनाया गया है इसको विधिक अधिकार, सारा का सारा आज जानेंगे डिटेल से। तो वीडियो पर अभी तक जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो को देखिएगा अंत तक, तभी आपके समझ में आएगा कि क्या ये मौलिक अधिकार था और इसको क्यों मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो देखिए, वर्तमान में आपको बता दूं कि पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में क्या है, ये सिर्फ एक विधिक अधिकार है। विधिक का मतलब कानूनी अधिकार है, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो आप मौलिक अधिकार के बारे में आप जानते होंगे। इसकी मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना भी दी है मौलिक अधिकारों की, कि कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं और कौन से भाग में है, किस आर्टिकल में है, तो सब मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो आप चाहें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल पे, मौलिक अधिकार से नाम क्या, पूरी क्या वीडियो पढ़िए मौलिक अधिकारों की। तो आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा मौलिक अधिकारों के बारे में, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार था। तो मौलिक अधिकार थोड़ा मैं आपको बता दूं कहाँ आता था ये। देखिए, आप जानते हैं कि भाग 3 में जो प्रावधान है हमारे मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें 12 से लेके 35 तक जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जिसमें अनुच्छेद 19 आता है, जिसमें दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकार हैं। जो आर्टिकल 19 है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जिसमें 19A यानी कि 19 का क्लॉज ए क्या कहता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अर्थात आपको बोलने, अपनी अभिव्यक्ति यानी अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होगी, ऐसा आर्टिकल 19A के द्वारा क्या है कहा गया है हमारे संविधान के अंदर। वहीं आर्टिकल 19 का बी कहता है शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। यानी अगर आप चाहें तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप आए दिन देखते हैं कि हमारे देश में किसी भी कानून के खिलाफ या कोई भी कुछ उत्पीड़न हो रहा है किसी व्यक्ति का, तो उसके खिलाफ क्या है, आप उस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ क्या है प्रोटेस्ट, क्या है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पर बोला गया है शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के। यानी प्रोटेस्ट कर तो सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो, लेकिन बिना हथियारों के। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे आ गए और हथियार लेके आप लहराते फिर रहे हो कि हथियार लेके आ गए और हम जो कह दो कि आप तो धरना कर रहे हैं। ऐसा आर्टिकल हमें 19 का बी बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 19 बी ये कहता है कि आप शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्र हो सकते हो। वहीं 19C में क्या बोला गया है, संघ या सरकारी समिति बनाने का अधिकार। अर्थात अब जो हमारा आर्टिकल 19C है वो ये बोलता है कि आप चाहें तो कोई संघ बना सकते हैं, सरकारी समिति बना सकते हैं। संघ और सरकारी समिति का मतलब है कि आप एक कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना लो, जैसे कि आप गरीबों को खाना बांटने की एक समिति संघ बना दो कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, गरीबों को खाना खिलाएगा, या दवाइयाँ दिलाने का एक संघ बना दो। ये नहीं कि आप आतंकवादी संगठन बना दो, ये अधिकार नहीं है। सिर्फ वे संघ जो देश हित में हो। ऐसा नहीं कि आप देश के खिलाफ आतंकवादी संगठन बना दिया, कोई और ऐसा संगठन जो देश हित के लिए ना हो, ऐसा यहाँ पर क्या अधिकार नहीं है। वहीं 19 का डी, 19D कहता है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार। अर्थात डिपार्चर यानी कि आगमन। 19D कहता है आगमन, यानी आप भारत के किसी भी भाग में यानी किसी भी राज्य क्षेत्र में क्या आने जाने का आपको पूर्ण अधिकार होगा, स्वतंत्रता होगी। क्योंकि हमारे भारत में अनेक राज्य यानी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अर्थात 19D हमें यह अधिकार देता है कि आप भारत के किसी भी राज्य में आ और जा सकते हैं, आपको इसके लिए कोई भी रोकथाम नहीं होगी। ऐसा बोलता है हमारा आर्टिकल 19 का डी। उसके बाद 19E बोलता है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार। अर्थात आप चाहें तो मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, कल को आप राजस्थान में रहना चाहते हैं, उसके बाद आप महाराष्ट्र में रहना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए कोई रोकथाम नहीं होगी। आप जहां चाहें भारत के किसी भी राज्य में क्या है रह सकते हैं। ऐसा अधिकार देता है हमें आर्टिकल 19 का ई। वही आर्टिकल 19F जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, 19F के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें क्या था कि संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान का अधिकार। अब जो 19F था वो संपत्ति के अधिकार को वर्णित करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया मूल अधिकार से हटाकर। तो वर्तमान में पूछा जाएगा तो संपत्ति का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। और वर्तमान में इसको कहाँ रखा गया है, तो वर्तमान में भाग 12 तथा अनुच्छेद 300 के काम में इसको रखा गया है। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा आप इधर ध्यान देंगे, मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए आप जानते हैं संविधान के अंदर एक तो आप पढ़ते हैं क्या, मौलिक अधिकार।
अगर आप भाग 3 पढ़ें, यानी कि भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, वहीं आप पढ़ें भाग 4 और ये पढ़ेंगे आप आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इसमें क्या है, इसमें आते हैं आपके मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या आएंगे, मौलिक अधिकार आएंगे। वहीं भाग 4 में क्या आएंगे, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व यही दोनों हैं, यानी दोनों ही राज्य को प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार भी राज्यों को प्राप्त है, वही नीति निर्देशक तत्व भी राज्यों को प्राप्त होते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए इन दोनों में अंतर यही है कि जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें क्या है, वह व्यक्ति को प्राप्त हैं, यानी जन्म से ही प्राप्त होते हैं। और इनके खिलाफ क्या, अगर मान लीजिए सरकार भी या कोई व्यक्ति इनका हनन करता है तो क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसके खिलाफ क्या शिकायत कर सकते हो। लेकिन वही नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में दिए गए हैं, अगर इसका कोई भी हनन करता है, सरकार इनको लागू नहीं करती है, तो आप किसी भी न्यायालय में इनकी शिकायत नहीं कर सकते। कहने को दोनों ही अधिकार हैं, कहने को दोनों ही अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व भी और वही मौलिक अधिकार भी। बस फर्क कितना है कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ आप क्या सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि मौलिक अधिकार आपको लागू नहीं करता कोई या हनन करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में शिकायत कर सकते हो। लेकिन नीति निर्देशक तत्व, इनके खिलाफ आप शिकायत नहीं कर सकते। तो अब कहेंगे आप इनका संपत्ति का अधिकार से क्या मतलब है, देखिए है, अगर आप आर्टिकल 19 का F देखेंगे तो इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 19 का F, इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था। और संपत्ति के अधिकार का मतलब था कि आप जानते हैं, ये अगर आप ब्रिटिश शासन को देखें तो 200 से अधिक वर्षों तक हमारे ऊपर, हमारे देश पे जो ब्रिटिश शासन रहा है, तो अंग्रेजों द्वारा एक नीति लागू की गई जमींदारी, यानी कि जमींदारी प्रथा को उन्होंने क्या कर दिया, एक क्या बोलते हैं जैसे कि दास प्रथा, मतलब उन्होंने जमींदारों को जन्म दिया और बहुत सी जमीनें छीन के क्या जमींदारों को दिलवा दी गई, और जमींदारों के पास जमींदारी ज़्यादा हो गई, यानी कि ज़मीनें ज़्यादा हो गई, और जो बाकी छोटे छोटे किसान थे उनसे ज़मीनें छीन के जमींदारों के पास पहुंच गई, और जो छोटे छोटे किसान थे वो उनके यहाँ क्या करने लगे, उनके यहाँ मजदूरी करने लगे, अर्थात दास प्रथा। कुल मिला के जमींदारी, और उनके यहाँ लोग, दूसरे छोटे लोग जो थे बटाईदार, कुल मिला के वो बटाई करने लगे, उनके यहाँ ठेके पे काम करने लगे या बटाई पे काम क्या वो करने लगे। लेकिन जैसे ही संविधान बना, जब संविधान बन रहा था तो उस समय क्या था, जो संविधान सभा में बैठे कुछ लोग थे, उसमें क्या थे, कुछ जमींदार भी होंगे, पैसे वाले लोग होंगे। तो उन्होंने क्या करा, अपने हित के लिए जो संपत्ति थी, यानी जो जमींदारी प्रथा थी कि हमारी जमींदार, यानी कि हमारी जमीनें न छिन जाएं, उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि आर्टिकल 19 के F में संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार के रूप में बनवा दिया गया कि संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है। क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार चाहे तो जो अन्य गरीब लोग हैं, सरकार चाहे तो उनके लिए कोई आवास बनाना चाहे, संपत्ति किसकी, जमींदार की, और वो क्या है, मौलिक अधिकार है। और जब मौलिक अधिकार है तो सरकार उनको छीन नहीं सकती, और इसलिए क्या करता, जमींदारों ने क्या करा, उसको मौलिक अधिकार बनवा देगा संपत्ति के अधिकार को, कि जब सरकार ऐसा कुछ कार्य करेगी तो हम कोर्ट जा सकते हैं कि साहब ये तो क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है, आप हमारी जमीन क्या है नहीं छीन सकते। अब धीरे धीरे जब ऐसे काम होने लगे, दिक्कतें आने लगी सरकार को कि सरकार कोई काम करे और जमींदार जिसकी जमीन थी वो सीधा कोर्ट पहुंच जाएगा, नहीं ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, आप हमारी जमीन क्या है नहीं छीन सकते। तो फिर सरकार ने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन 1978 किया, जिसके द्वारा क्या कर दिया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया, कि अर्थात सरकार अगर अब चाहे तो उनकी जमीनों पर कार्य कर सकती है, लेकिन उसको मुआवजा मिलता है, लेकिन सरकार चाहे तो जमीनों पर काम क्या है, अगर आवास बनाना है सरकारी, या गरीबों के लिए कोई खेल कूद का मैदान बनाना है, कुछ भी XYZ सरकार अपने नीति निर्माण के लिए कोई भी कार्य क्या कर सकती है। तो उसमें क्या है कि अब जब कानूनी अधिकार बन गया तो सरकार को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब मौलिक अधिकार था तो सरकार किसी की जमीन छीन नहीं सकती थी। इसलिए इसे संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, और आर्टिकल 300 के काम है इसको क्या है लिख दिया गया, और भाग कौन सा लिख दिया गया, भाग 12, यानी जो भाग 12 है उसमें एक आर्टिकल 300 का जोड़ा गया, और जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था उसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। अब साथ में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने इसकी पूरी वीडियो बना दी है, आप चाहें तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं नीति निर्देशक तत्व क्या है। देखिए नीति निर्देशक तत्व वे होते हैं जो उस राज्य को प्राप्त होते हैं,
राज्य इनका जो प्रयोग करता है वो राज्य के नीति निर्माण में करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 39 का ए है, आर्टिकल 39 ए है। अगर आर्टिकल 39 के ए में देखें तो बोला गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी महिला और पुरुष अगर कोई भी एक समान कार्य करते हैं तो उनको भेदभाव ना करके दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, क्योंकि जब कार्य सेम है तो वेतन भी क्या होगा, सेम होगा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। वहीं धन का संकेंद्रण ना हो, यानी कि सार्वजनिक धन, जो सार्वजनिक भौतिक संसाधन है, यानी सरकार के जो भौतिक संसाधन है उसका संकेंद्रण एक जगह ना हो, अर्थात पर्टिकुलर कुछ लोगों के पास ना हो। ये भी आर्टिकल 39 के बी में आता है, यानी कि सार्वजनिक धन को जो धन है उसमें बोला गया है कि जो भौतिक संसाधन हैं सरकार के, उनको किसी एक विशेष दर्जे के लोग को ना दिया जाए, वो सब में क्या है, बराबर बांट दिया जाए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है क्या। देखिए, ये जो नीति निर्माण यानी नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि धीरे धीरे जब भारत इस लायक होगा कि जैसे कि धन का समान वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या बताओ मिलता है, नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता है। कहीं कहीं मिलता है तो कहीं कहीं महिलाओं को ज़्यादा मिलता है, पुरुषों को कम मिलता है, कहीं कहीं पुरुषों को ज़्यादा मिलता है तो कहीं कहीं महिलाओं को कम मिलता है। वहीं भौतिक संसाधन भी कुछ लोगों के पास ही बांट दिए जाते हैं, पैसे वाले लोग ही ले लेते हैं। या धन का समान वितरण, क्या सारे देश में पैसा समान बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, जिनके पास पैसा वो पैसा नहीं दे सकते अपना। तो धीरे धीरे क्या है, अगर जिस दिन भारत इस लायक होगा कि सार्वजनिक धन का वितरण या और भी जो भी नीति निर्देशक तत्व तो बोले गए आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, सब कुछ क्या है जो प्रोवाइड होगा। क्या अभी तक ऐसा हुआ है? हाँ, जैसे कि शिक्षा का अधिकार। अगर शिक्षा का अधिकार देखें आप, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा का जो अधिकार था पहले वो नीति निर्देशक तत्वों में आता था, लेकिन अब उसके लिए क्या कर देगा, 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसको बना दिया गया मौलिक अधिकार। जो आर्टिकल 21 का ए है, आर्टिकल 21 के ए में क्या कर दिया गया, शिक्षा का अधिकार था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, वो नीति निर्देशक तत्व से हटाकर कहाँ मिला दिया गया, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो वैसे ही धीरे धीरे अगर इसमें से जो कार्य ऐसे लगेंगे कि इनको मौलिक अधिकार बना दिया जाना चाहिए, तो धीरे धीरे क्या इनको निकाल के कहाँ डाल दिया जाएगा, मौलिक अधिकारों में डाल दिया जाएगा। तो यही है नीति निर्देशक तत्व। तो आपको समझ में आ गया होगा आखिर संपत्ति के अधिकार को क्यों मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया और क्यों शिक्षा के अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों से निकाल के मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं सारा समझ में आ गया होगा। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।